Yeah, my dear students, I am CS Shweta and today we are completing our Employees Provident Fund Miscellaneous Provisions Act 1952. Students, SBIL के पार्ट बी में लेबर लॉ में सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, जैसे आप यहाँ देख रहे हो लेसन नंबर 19, तो सोशल सिक्योरिटी में ईपीएफ, ईएसआईसी, ग्रेचुइटी जैसे एक्ट हैं जिसमें ईपीएफ के बारे में हमने स्टार्ट किया था एंड टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू कंप्लीट फ्यू टॉपिक्स एंड ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, राइट। सो ईपीएफ एक्ट 1952 में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट तीन स्कीम्स करी थी, ईपीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआई स्कीम, राइट। ये तीनों स्कीम्स के बारे में हमने बात कर ली थी। इफ यू वांट टू रेफर, यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियो एंड कैन अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या बात करी थी। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज योर स्टडी मटेरियल, राइट, बाय सीएसआई। तो ये बिल्कुल स्टडी मटेरियल से हमने कवर करा है, नो नोट्स, नथिंग चार्ट, क्योंकि अगर हम नोट चार्ट करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल स्टडी मटेरियल से कवर करा है ये पूरा चैप्टर ईपीएफ, राइट। तो हमने ये सारी बातें कर ली हैं, डेफिनेशंस, we have talked about EPF, EPS scheme, right? EDLI स्कीम के बारे में हमने बात कर ली है डिटेल में। लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो ये टॉपिक हमने आज की क्लास में बात करने हैं और दो तीन और छोटे टॉपिक्स हैं, देन द चैप्टर इज डन। So student section 7A of this act, EPF Act 1952 vests the power of determining the amount due from any employer। अभी तक हमने जितनी बात करी EPF के बारे में, EPS के बारे में, EDLI, तो हमने एम्प्लॉयर के बारे में बात करी कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो इतना अमाउंट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सबमिट करे एम्प्लॉय के बिहाफ पे, ठीक है। तो ये एक एम्प्लॉय के लिए एक सोशल सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाना जरूरी है। जैसे ईडीएलआई में एम्प्लॉय का तो कंट्रीब्यूशन जाता नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयर का जा रहा है, 1% जा रहा है, पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जा रहा है। ईपीएफ में भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है। तो एम्प्लॉयर को कितना पैसा देना है, कितना मनी ड्यू है, दैट नीड्स टू बी डिटरमाइंड, राइट। डिसाइडिंग द डिस्प्यूट, अगर इस चीज को लेके कोई भी डिस्प्यूट है तो सीपीएफसी, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैंडल करते हैं केस। अगर सपोज कोई एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर पे एक एलिगेशन लगाया कि इन्होंने हमारा जो शेयर था वो सबमिट नहीं करा ईडीएलआई स्कीम के अंडर, हम एलिजिबल एस्टैब्लिशमेंट है तब भी नहीं हुआ। सो ये सारी चीजें जो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर देखेंगे। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो अपने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा किसी भी स्कीम के तहत, चाहे वो ईपीएफ है, ईपीएस है या ईडीएलआई स्कीम है अंडर ईपीएफ एक्ट, कोई भी स्कीम के तहत अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, तो सीपीएफ, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इज गोइंग टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड इज गोइंग टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर है, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, सो दे आर गोइंग टू कंडक्ट इंक्वायरी। एनीवे हम पहले बात कर चुके हैं कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, तो दीज पर्टिकुलर ऑफिसर्स हैव अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी ऑन दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि डिटरमाइन करा जाए कि भाई तुम्हारा ये अमाउंट बनता है और तुम्हें इतना कंट्रीब्यूशन देना है अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। देखा जाए तो ये जो जितने लेजिस्लेशन है, ये पूरा लेजिस्लेशन किसके वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉयर इज पेइंग एज अ लेबर कॉस्ट, एक्सपेंस पे कर रहे हैं ना, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो अपना देखो कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर को तो कुछ नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को। सो एम्प्लॉय की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है अथॉरिटी ईपीएफ फंड में जो, या ईपीएस में या ईडीएलआई स्कीम के अंडर जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है, ठीक है, वो एम्प्लॉयर के लिए तो एक्सपेंस है ना। अब हो सकता है कि एम्प्लॉयर इस एक्सपेंस को अवॉइड करने के लिए कंट्रीब्यूशन पे ना करे एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एम्प्लॉय क्या अपने बिहाफ पे भी कंट्रीब्यूशन ना पे करे। ईपीएफ एक्ट उसके एस्टैब्लिशमेंट में लग रहा है तब भी वो स्कीम में अपने एम्प्लॉय को दर्ज नहीं करा रहा, कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। तो इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 7A के तहत, योर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कैन कंडक्ट इंक्वायरी and can take action against employer. Central government has already constituted Employees Provident Fund Appellate Tribunal। हालांकि ऑलरेडी एक एपेलेट ट्राइब्यूनल है, देखिए ट्राइब्यूनल से पहले भी कमिश्नर्स द्वारा ये चीज देखी जा रही है, सीपीएफ या एडिशनल कमिश्नर, डेप्यूटी रीजनल, एज द केस में भी। उसके बाद वी हैव ईपीएफ एपेलेट ट्राइब्यूनल।
consisting of a presiding officer. So we have a tribunal, and as you know, that tribunal are special courts, right? So EPF tribunal is going to take up the cases of relating to EPF Act. So for example, if there is an employer who needs to file a case against the commissioner, he can do that. Any employee aggrieved by the decision of the commissioner, he can file a case. Any employee who wants to who have any allegation against employer can file a suit, right? So हमारा EPF appellate tribunal है, where you have a presiding officer having a qualification not less than the High Court judge or a DC judge, district judge, with effect from 1st July 1997 in accordance with 7D. आपको ये नहीं भी याद रहता तो चलेगा, लेकिन अलग से आपसे नहीं पूछा जा रहा, बट यू शुड बी वेरी वेल नो दैट देयर इज अ EPF ट्राइब्यूनल which the central government has constituted, right? And the EPF tribunal has the power, they have a presiding officer जिनकी qualification is not less than the judge of a high court or a district judge, right? The proceeding before tribunal shall be a judicial proceeding, and of course the section 193(2) and for section 196 of Indian Penal Code and Civil 1908, it shall be deemed to be a civil court, right? जैसे सिविल कोर्ट में एक प्रोसीडिंग होती है, फैसला सुनाया जाता है, ऑर्डर पास किया जाता है, कोई भी अवार्ड डिग्री फाइल होती है, वैसे ही EPF ट्राइब्यूनल में भी होता है, right? They have a presiding officer who is qualified as a judge, राइट? तो ये जो ट्राइब्यूनल है, इसमें कौन से केसेस आते हैं? ऑल द केसेस विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स रिलेटेड टू EPF, EPS, EDLI, any scheme under EPF and Miscellaneous Provisions Act, right? Mode of recovery of money from employer है वैसे. Section 8 prescribe the mode of recovery of money due from employers by CPF. तो जैसे अभी हमने बात करी कि एम्प्लॉयर्स के लिए तो एक कॉस्ट है ये, ठीक है, जिसको हो सकता है कि वो बचाने के लिए EPF एक्ट में रजिस्ट्रेशन ना कराएं, राइट? इवन दो उनके एस्टैब्लिशमेंट पे एक्ट लग रहा है, तब भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, तो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कैन अपॉइंट अ रिकवरी ऑफिसर, जो रिकवरी ऑफिसर इस एम्प्लॉयर से क्या करवाएंगे? कंट्रीब्यूशन की रिकवरी. एम्प्लॉय तो देखो देगा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कहेगा, हो सकता है एम्प्लॉय को दिक्कत हो, लेकिन एम्प्लॉय 1% एम्प्लॉय को दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि पैसा उसी के पास जाना है ना? जो EPF का पैसा है एम्प्लॉय के पास जाना है, EPS का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिल रहा है, EDLI का बेनिफिट भी एम्प्लॉय को मिल रहा है, सो एम्प्लॉय वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम. हालांकि EDLI में तो एम्प्लॉय का जा भी नहीं रहा कंट्रीब्यूशन, बट EPF में भी एम्प्लॉय इज नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम गिविंग द कंट्रीब्यूशन. हु इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम? एम्प्लॉयर. Why? Because employer is going to incur a cost. So if the employer has not given the contribution on behalf of employee, then employer amount can be recovered by Central Provident Fund Commissioner by the officer who is recovery officer appointed by CPF, Central Provident Fund Commissioner. Recovery of money by employers and contractors. तो जो भी हमने पढ़ा कि जैसे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इतना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इतना है, अभी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करा जाएगा. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया दैट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एज वेल एज एम्प्लॉय का है, उसका जो फॉर द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द फंड पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयड बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर मे बी रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर ईदर बाय डिडक्शन और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और एज अ डेट. मतलब यहाँ क्या बोल रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट भी पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर वो लेबर होती है जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट करी जाती है एस्टैब्लिशमेंट में. अभी आई ओन एस्टैब्लिशमेंट, आई एम अ एम्प्लॉयर, ठीक है, तो मैंने क्या चालाकी करी, मैंने कुछ एम्प्लॉयज रख लिए कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू और मैंने उनको ऐसा करा कि मैं तो उनकी एम्प्लॉयर हूं नहीं, तो मैं तो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगी. बट हमने EPF एक्ट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी इसमें आते हैं, एंड जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की तरफ से आना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्टर को जो अमाउंट देगा ना एम्प्लॉयर, या तो उसमें से डिडक्ट कर लो या उससे वापस ले लो या उस पर डेट क्रिएट कर दो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़ेगा एम्प्लॉयर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन. मतलब आप बच नहीं सकते हो, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एम्प्लॉयर कहेगा मैं तो एम्प्लॉयर हूं नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आए हैं. सो इसका भी इलाज है, कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर करी गई है और EPF एक्ट लग रहा है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, तो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कंट्रीब्यूशन रिकवर करा जाएगा.
कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम whom the amount mentioned may be recovered, अगर वो अमाउंट नहीं दे रहे तो, in respect of any employee employed by or through him, may recover from such employee the employee's contribution, मतलब employer contribution contractor से लेंगे और employee contribution employee से लेंगे of course, ठीक है, from their basic wages DA RA अगर है तो, ठीक है. However, notwithstanding any contract to the contrary, no contractor shall be entitled to deduct the employer's contribution or the charges referred to above from the basic wages DARA. मतलब समझ रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर भी चालाकी करे कि मुझे अब कंट्रीब्यूशन तो देना ही है, तो मैं इनकी वेजेस से इनका कंट्रीब्यूशन तो लूंगा ही. जैसे क्या है ना, सपोज किसी वर्कर की वेज है 13,000 रुपए, तो उसको बोला कि देख ईपीएफ एक्ट में तेरा 10% जा रहा है, ठीक है, तो उसे 13,000 माइनस 1,300 रुपए काट के दे दिए. हालांकि उसकी वेज थी 14,000 समथिंग. कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा, पहले ही उसको अपना 10% काट के दिया, मतलब अपने एक्सपेंस पे नहीं दिया, अपना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वेजेस रिड्यूस करके दी. तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल. आप किसी तरीके से बेसिक डीए आरए अगर है तो काट के एम्प्लॉय को नहीं देंगे, ठीक है. Measure for recovery of amount due from employer. The authorized officer who's going to be the recovery officer is going to attach the property of the employer. अगर आप employer contribution अपना नहीं दोगे तो तुम्हारी property जब्त करी जाएगी, ठीक है. आप इस चीज को चैलेंज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है. हालांकि टाइम जरूर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई रिकवरी ऑफिसर गया एम्प्लॉयर के घर पे ऑफिस में गया, उसकी गाड़ी उठा के ले गए, तुमने कंट्रीब्यूशन नहीं करा, हम तुम्हारी गाड़ी लेके जा रहे हैं. नॉट लाइक दैट. दे आर गिवन टाइम, दे आर गिवन ड्यू टाइम टू मेक द पेमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन. if not paid within the time stipulated, the recovery officer can attach a employer's property. CPF may require any person from whom amount is due to the employer to pay directly to CPF. अगर किसी से पैसे लेने हैं तो डायरेक्टली सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कहते हैं डायरेक्टली हमें पे कर दो, कंट्रीब्यूशन के तहत पे कर दो. नहीं पे करोगे तो प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं तुम्हारी. प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर अदर डेट्स, ये भी एक बात है, क्योंकि एक कंट्रीब्यूशन भी एक डेट की तरह एम्प्लॉयर के ऊपर. एम्प्लॉयर को बोला जा रहा है कि इससे पहले कि तुम बाकी पेमेंट्स करो, अपनी बाकी डेट क्लियर करो, आपको ये भी प्रायोरिटी वाइज क्लियर करना है. क्योंकि आपका देखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो समझ में आ गया, आपने एम्प्लॉय की सैलरी से काट के दे दिया, मतलब एम्प्लॉय को कट के सैलरी मिली. लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो आपके एक तरीके की डेट है ना आपके ऊपर, तो आप उसको दो. आप ये नहीं बोल सकते ऑलरेडी आई हैव सो मेनी डेट्स, ये तो प्रायोरिटी में नहीं आ रहा, इसको तो आपने लास्ट ही कंसिडर कर लिया. नॉट लाइक दैट. सेक्शन 11 बोलता है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ शैल रैंक prior to the other payments in the event of employer being adjudicated insolvent, right? अभी क्योंकि इंसॉल्वेंसी में ना एक लिस्ट बनती है, पहले किसकी पेमेंट जाएगी. अब हमने पढ़ा हुआ है ना, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर, देन नॉर्मल क्रेडिटर्स, हमने ऐसा लिस्ट पढ़ा हुआ है कि अगर इंसॉल्वेंट कोई होता है, उसकी एसेट्स बेची जाती हैं लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए, तो लायबिलिटी को भी पे ऑफ करने के लिए ना एक वो होता है कि पहले किसका पेमेंट होगा एंड देन. तो कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसकी वाइंडिंग अप अगर हो रही है कंपनी की, अगर तो जो भी डेट, ये जो डेट है जो माना जा रहा है कि आप एज अ कंट्रीब्यूशन आपको डेट देना है, तो बाकी डेट से इसको थोड़ा प्रायोरिटाइज करा जाएगा. द अमाउंट शैल इंक्लूड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू द स्कीम, राइट. कोई डैमेजेस, इंश्योरेंस या कोई ऐसे एक्यूमुलेशन एक्सपेंसेस हैं जो आपको देने थे पर आपने नहीं दिए, वो भी रिकवर करे जाएंगे. या फिर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इंश्योरेंस फंड, या कोई एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय है या कोई एस्टैब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड है बट अगर कोई आपको देना पड़ जाता है इंश्योरेंस फंड के तहत, आपको देना पड़ेगा. कोई ऐसा डैमेज रिकवरी है, सपोज आपके एम्प्लॉय को आपकी वजह से चोट लग गई थी, आपकी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से, उसके खर्चे का जो था आपने नहीं दिया था, वो सब यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा. एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस, मतलब जैसे कि एम्प्लॉयर को पता है कि कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा मुझे 10%, तो वो सोच रहा है कि चलो इनकी वेजेस ही कम कर दो. नॉट लाइक दैट. सेक्शन 12 प्रोहिबिट कर रहा है किसी भी एम्प्लॉयर को टू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेजेस रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉय की जिसके ऊपर ये स्कीम या कोई इंश्योरेंस स्कीम अप्लाई हो रही है. वाई? क्योंकि आप इसलिए कम करना चाहते हो कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो उस परसेंटेज से रिड्यूस हो जाए. बट अगर आप ऐसा करेंगे सो दैट कैन बी टेकन एज अ एक्शन, राइट. अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए, जस्ट फॉर द रीजन ऑफ लायबिलिटी कम करने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते. ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स,
सेक्शन 17A बोल रहा है वेयर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन एन एस्टैब्लिशमेंट, जिसके ऊपर ये एक्ट लग रहा है, लीव्स इज एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में शायद थोड़ी हमने पहले ही बात करी है, और नई री एम्प्लॉयमेंट लेता है किसी और एस्टैब्लिशमेंट में जिसके ऊपर ये एक्ट नहीं लग रहा। जैसे मिस्टर ए है, वो एक एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो ईपीएफ एक्ट लग रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन कट रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आजीवन एक ही एस्टैब्लिशमेंट में बैठा रहेगा, अब वो चेंज करना चाहता है जॉब, वो दूसरे एस्टैब्लिशमेंट में जाता है, वहां पे ये एक्ट नहीं लग रहा। सपोज वहां पे ये एक्ट नहीं लग रहा, हो सकता है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर हर एस्टैब्लिशमेंट पे ये एक्ट लगे तो दूसरे एस्टैब्लिशमेंट पे ये एक्ट नहीं लग रहा। The amount of accumulation as to the credit of such employee in the fund, तो उनके जो टेली एम्प्लॉयमेंट में जो उसका पैसा कटा था और पीएफ अकाउंट में पैसा जमा हुआ है क्रेडिट साइड पे, मतलब क्रेडिट जो पैसा पड़ा हुआ है ईपीएफ अकाउंट में एक एम्प्लॉय का, वो क्या कर सकता है, left by him shall be transferred within such time as may be specified by central government। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप इस ईपीएफ का पैसा अपने पास रख लो, क्योंकि अब जहां नई एस्टैब्लिशमेंट में जा रहे हो वहां तो ये एक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। In the establishment, यहाँ पे कह रहा हूँ, on the behalf of establishment which is re-employed, employees who desires and the rules in relation to PF permit such transfer, तो ट्रांसफर भी आप करा सकते हो अगर एम्प्लॉय चाहे तो। इसका सबसेक्शन 2 प्रोवाइड करता है where an employee employed establishment does not apply leaves his employment apply re-employment, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, slip of tongue, leaves his employment and obtain re-employment in another establishment, जिसके ऊपर ये एक्ट लग रहा है। दो ही केस है, मैं छोड़ के जा रहा, कोई इंसान है छोड़ के जा रहा है दूसरी जगह जहां जा रहा है, वहां या तो एक्ट नहीं लग रहा है या तो एक्ट लग रहा है। नहीं एक्ट लग रहा तो नो प्रॉब्लम, आप उसको उस पैसे को ट्रांसफर करा सकते हो। और अगर आप जहां नहीं एस्टैब्लिशमेंट में जा रहे हो, न्यू एस्टैब्लिशमेंट में जा रहे हो, वहां पे भी अगर ये एक्ट लग रहा है तो पीएफ अकाउंट कुछ नहीं है, इस एम्प्लॉयर के अंडर था, अब दूसरे एम्प्लॉयर के अंडर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट, जहां पे आप री एम्प्लॉय हुए हो। उसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट। एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है, मतलब एक एम्प्लॉय है, उसका पीएफ अकाउंट में पैसा पड़ा है, कोई केस चल पड़ा, तो एम्प्लॉयर ने क्या करा, बोला इसके पीएफ अकाउंट को अटैच कर लो, इसके पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल लो। या एक इंसान है, उसकी डेथ हो गई है, उसके पीएफ अकाउंट में पैसा पड़ा है, उसकी डेथ हो गई है किसी भी कारणवश, तो उसकी जो डिपेंडेंट्स है, फैमिली है, जिनको ये पीएफ का पैसा मिलेगा, बाद में उसी इंसान की जिसकी डेथ हो गई, जिसका पीएफ का पैसा उसके फैमिली को मिल रहा है, उस इंसान के तुम पुराना कुछ निकाल के बोलो कि अरे ये पैसा तो कटेगा, डिडक्शन होगी, उस इंसान ने ऐसा किया था, हालांकि वो इंसान जिंदा भी नहीं है बताने के लिए। तो ये एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है अगेंस्ट अटैचमेंट। सुनिए, इट इज प्रोवाइडेड टू द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अंडर सेक्शन 10। Subsection 1 of 10 provides that amount standing to the credit of any member in the PF account or any exempted employee in a PF account shall not in any way be capable of being assigned or charged and shall not be liable to attachment under any decree or order or of any court। अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसका पीएफ में पैसा पड़ा है, ठीक है, चाहे कोई एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय है लेकिन उसका पीएफ में पैसा पड़ा है, तो किसी भी तरीके से उस पैसे को अटैच नहीं करा जाएगा कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के तहत इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट, कि अरे इस इंसान ने तो पैसे देने हैं उसके, उसका ये पैसा जब्त कर लो, नहीं, ठीक है। चाहे वो अंडर इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 हो या प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 हो, पुराना से कोई चलता आ रहा है, या कोई भी अभी का कोई इंसॉल्वेंसी के तहत कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आ जाए, उसके पीएफ अकाउंट को अटैच नहीं करा जाएगा। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2, एनी अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अ मेंबर इन द फंड or exempted employee in a PF at the time of his death and payable to his nominee। स्कीम के तहत जो पीएफ का पैसा था उस इंसान की डेथ के बाद उसके नॉमिनी को दे दिया गया, ठीक है, are subject to any deduction authorized by the said scheme or rules vested in the nominee and shall be free from any debt or liability incurred by deceased or the nominee before death of the member। वो मेंबर जो था पीएफ देखो, पीएफ का मेंबर कौन है, एम्प्लॉय। आप कोई मिस्टर ए है, वो एम्प्लॉय के एस्टैब्लिशमेंट पे और उस एस्टैब्लिशमेंट पे ईपीएफ एक्ट लग रहा है, तो वो ईपीएफ का मेंबर है। अब उस इंसान की हो गई डेथ, अब उसका जो भी ईपीएफ का पैसा था दैट वाज गिवन टू हिज फैमिली, हिज नॉमिनी, राइट।
आप कह रहे हैं नॉमिनी को आप डिडक्ट करके दे सकते हो जो भी ऑथोराइज डिडक्शन है, बट एट द सेम टाइम आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि उस इंसान का कोई डेट था बिफोर डेथ तो उसको अटैच कर लोगे आप. नो, दैट्स द स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन गिवन to the amount credit of the EPF account of a member. कि अगर अगर उसका कोई पुराना डेट, उसको एक तो अटैच नहीं करेंगे आप किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर तो बिल्कुल उसके पैसे को आप हाथ नहीं लगाएंगे ये बोल के कि अरे इसका ये पहले का कोई कर्ज था, डेट था. नो, राइट. तो ये एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है ईपीएफ अकाउंट को. पावर टू एग्जाम कह रहे हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्कीम से किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को एग्जाम कर सकती है थ्रू बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, right? Otherwise, EPF Act is applicable, properly applicable on all establishments, right? चलिए, तो ये आपके अच्छा ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपको जैसे लगता है कि हमें प्रैक्टिस करना है, लिखना है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं. वैसे ये ना भी करें आप तो एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चन जो ईपीएफ एक्ट से आए हुए हैं यू कैन राइट डाउन एंड प्रैक्टिस. व्हाट यू कैन डू इज, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे लिख रहे हैं, सेंड दोज आंसर्स टू मी, आई विल चेक. Okay, I will at least I can advise you by checking. अभी देखो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, we can communicate through WhatsApp, Instagram, Telegram. We have so many options. So why should we use media, social media only for entertainment purpose? Why not for studying purpose? हालांकि study तो हो ही रही है, but आपका अगर कोई भी doubt है, you can pen down that doubt and send it to me. कोई आंसर लिखा है, चेक करवाना है, सेंड इट टू मी. सो यू आर गेटिंग एक्सेस ऑफ education. Why you can't use it? See, from my perspective, education shall not be a luxury, it shall be the necessity for all those who really want to become a professional, right? And they are wasting their fees here and there everywhere but not able to get the perfect get good service, right? Here you can do the chapter, you can ask the doubt, you can reach back to me, I have no problem. So being me as a company secretary, I always want that profession should grow, right? So I'll see you in the next class, students, with a fresh new chapter. Till then, please revise, do whatever we have done, and reach back to me in case of any doubt.